सिंधु का पानी रुका तो पाकिस्तान घबराया। खेती से लेकर टूरिज्म तक संकट का साया। विश्व बैंक के दर पर जाकर मदद की गुहार लगाई। भारत की सख्ती ने पड़ोसी की चिंता बढ़ाई। अब पानी पर होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में फिर आग है, लेकिन वजह है पानी। आज जिस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं वो सिंधु जल संधि और उससे जुड़ा बढ़ता तनाव। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि दो देशों की करोड़ों जिंदगियों से जुड़ा पानी का सबसे बड़ा सिस्टम है। लेकिन अब यही सिस्टम राजनीति, सुरक्षा और रणनीति का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली उसके लिए जीवन रेखा है, लेकिन भारत का यह कहना है कि वो अपने हिस्से के पानी का उपयोग और प्रबंधन अपने हितों के अनुसार करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी का ये विवाद किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर भविष्य में गंभीर टकराव की चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 1960 में बनी सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान कहता है कि पानी रोका गया तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी? क्या आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हथियारों से नहीं बल्कि नदियों के बहाव से तय होंगे? सवाल यह भी है कि क्या पानी को लेकर यह विवाद सिर्फ कूटनीतिक दबाव है या फिर भविष्य में बड़े टकराव का संकेत है? क्योंकि पाकिस्तान अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाकर भारत को घेर कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको तमाम परिस्थितियों के साथ साथ बताना चाहता हूं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। यह आरोप लगातार पाकिस्तान लगा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सच है क्या। भारत ने अभी पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से नहीं रोका है। अप्रैल 2025 में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया था। भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ और जानकारी और सहयोग साझा करना बंद किया। फिलहाल नदियों का पानी पहले की तरह बह रहा है। भारत के पास अभी इतना स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पूरा पानी रोक सके। भारत अपने हिस्से का ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भविष्य में उसे कम पानी मिल सकता है। पानी को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बताया गया है। ये जो तमाम बातें मैं कर रहा हूं, ये मैं जानकारी के आधार पर कर रहा हूं, जो कि सही और सटीक जानकारी है। लेकिन पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान में खेती के साथ साथ वाटर टूरिज्म पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसको मैं आपको बता देता हूं। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। तब से पाकिस्तान में पानी को लेकर चिंता बनी हुई है। पाकिस्तान के करीब 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर है। अब वहां का जो पर्यटन उद्योग है उसे भी नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन इलाकों में नदियां, झीलें और वाटर टूरिज्म बड़ी कमाई का जरिया रहा है। हजारों परिवार की रोजी रोटी पर्यटन पर टिकी है। पानी के बहाव से कमी की आशंका से एडवेंचर टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ रहा है। सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। पाकिस्तान चाहता है कि विश्व बैंक संधि के पालन पर ध्यान दे और भारत को इस बात के लिए इंगित भी करे, बताए। लेकिन सिंधु जल संधि क्या है,
यह भी समझने की जरूरत है। आखिर यह समझौता कब हुआ, यह तमाम सारी बातें मैं आपको बताता हूं। सिंधु नदी सिस्टम में कुल 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। इन नदियों का जो जल क्षेत्र है वो जल क्षेत्र 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 47% हिस्सा पाकिस्तान और 39% भारत के पास, 8% चीन और 6% अफगानिस्तान में है। 1947 के बंटवारे के बाद पानी को लेकर भारत पाकिस्तान में विवाद बढ़ गया। 1948 में भारत ने कुछ समय के लिए नहरों का पानी रोक दिया था। विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों की कई दौर तक बातचीत होती रही थी। वर्ल्ड बैंक ने समझौता कराने में अहम भूमिका उस समय निभाई थी। अब 19 दिसंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक के राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौता किया। सिंधु जल प्रणाली में पूरब की 3 नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया और पश्चिम की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ। पिछले 65 साल से दोनों देशों में पानी के बंटवारे का आधार यही संधि है और इसी आधार पर चल रहे हैं। हालांकि तमाम सारे आरोप पाकिस्तान बीच बीच में लगाता रहा है, लेकिन सिंधु का जो पानी है वो पाकिस्तान में बेहद जरूरी है। ये भी जान लेते हैं कि आखिर किन इलाकों को सिंधु का पानी सींचता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। दूसरा फैक्ट क्या कहता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिंधु प्रांत में सिंधु नदी खेती और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। फैक्ट नंबर 3, खैबर पख्तूनवा के कई इलाके भी इसी नदी प्रणाली पर जुड़े हैं और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों तक नहरों के जरिए पानी पहुंचता है। पीओके भी झेलम और सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। फैक्ट नंबर 6, पंजाब में गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की खेती इसी नदी के पानी पर निर्भर है। फैक्ट 7, सिंधु में चावल, कपास और फल सब्जियों की खेती भी यहां इस पानी के लिए जरूरी है। कराची समेत कई बड़े शहरों में पानी की जरूरत सिंधु प्रणाली से पूरी होती है। इसीलिए बार बार पाकिस्तान इस बात का जिक्र कर रहा है। पाकिस्तान में जल संकट का असर क्या रहा है मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान अब क्या असर झेल रहा है, यह भी विस्तार से समझाता हूं। असर नंबर 1, पंजाब और सिंध में फसल की बुआई में देरी हो रही है। असर नंबर 2, पाकिस्तान की नहरों में पानी घट गया है। असर नंबर 3, राज्यों में पानी को लेकर झगड़ा बढ़ रहा है। और असर नंबर 4, 5 में से 10 साल में पाक एक तरह से भीषण सूखे की आशंका वहां पर जताई जा रही है। ये तमाम बातें इस बात का जिक्र कर रही हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो पानी है 82% पानी कैसे घट गया ये समझना जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान में हाय तौबा मच रही है कि भाई पानी घट कैसे गया। सिंधु की दादू नहर में लगभग 82% पानी की कमी हो गई है। नॉर्थ वेस्ट में कैनाल में लगभग 64% की कमी हो गई है। तीसरी वजह क्या है, राइस कैनाल में करीब 38% की कमी बताई जा रही है। और वजह नंबर 4, बेकार वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो खराब पानी होता है उसमें प्रांतीय विवाद है। कम बारिश की समस्या पहले से ही बनी हुई है। यानी कि जो सिंधु नदी का पानी है वो भारत इस्तेमाल कर रहा है। भारत केवल उस पानी को छोड़ नहीं रहा है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाई भारत ने हमारा पानी रोक लिया। भारत कहता है हम आपका पानी नहीं रोकेंगे, हम आपका पानी छोड़ेंगे, लेकिन वो पानी हम अपने हिसाब से छोड़ेंगे। 1 महीने रुक जाइए, छोड़ देंगे। पाकिस्तान इस बात को लेकर नाराज है कि जब मानसून आ जाएगा, पानी जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तब आप एक साथ छोड़ोगे तो हमारे इलाके में तो बाढ़ आ जाएगी। यही विवाद लगातार चल रहा है। भारत पाकिस्तान में पानी विवाद को लेकर पाकिस्तान के नेताओं के क्या क्या बड़े बयान आ रहे हैं यह भी जानना जरूरी है। मुसादिक मलिक जो कि पर्यावरण परिवर्तन मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उनके हाथ काट देंगे। ये भाई साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर पाकिस्तान के पानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो भारत से युद्ध हो जाएगा। ये रक्षा मंत्री ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं। आपने इनका एक बयान सुना होगा, सिंधु ऑपरेशन चल रहा था जब, आपको याद होगा,
वो कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। इतने महीने तो हो गए, जरदारी कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है, दिखा ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इसी मसले को लेकर, देखिए इतना तो जान लीजिए कि पानी को लेकर बड़ा कुछ होने वाला है, और अगला जो तनाव भारत पाकिस्तान में होगा उसका मुख्य कारण ये पानी ही होगा। इसलिए पाकिस्तान माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर हमने सर्वे किया, हम जनता के बीच गए। जो सवाल हमने पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या भारत के जल स्ट्राइक वाले रुख ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया है। लोगों की जो राय निकल कर आई, मैं आपको बता लूं कि 43% लोगों ने कहा हां पानी पाक की लाइफलाइन है। इसके बाद 17% लोगों ने कहा पाकिस्तान बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, बता रहा है। 32% लोगों ने कहा कुछ हद तक तो सही किया है, और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान में खेती के साथ वाटर टूरिज्म भी डूब सकता है। 52% लोगों ने क्या कहा, हां बड़ा खतरा इसका बना हुआ है। 33% लोगों ने कहा कोई खास असर पड़ेगा नहीं, शायद वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि मानसून अब आ ही गया है। 15% लोगों ने कहा सीमित असर होगा। इसके साथ साथ हमने तीसरा सवाल पूछा कि क्या सिंधु नदी का पानी रुका तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सांसें थम जाएंगी। अब देखिए 71% लोग कह रहे थे ये बड़ा झटका होगा, 12% लोग कह रहे थे सीमित असर होगा, 17% लोगों ने कहा कुछ तो असर पड़ेगा। एक और सवाल जो हमने पूछा था, चौथा सवाल, कि क्या भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दबाव बना दिया है या प्रहार कर दिया है। तो 60% लोगों ने कहा कि साहब पानी सबसे बड़ा हथियार बन गया है। 19% लोगों ने कहा नहीं ऐसा है नहीं। 21% लोगों ने कहा कुछ हद तक तो सही है जो बातें की जा रही हैं। पांचवा और अंतिम सवाल में लोगों से पूछा कि क्या भारत को आतंकवाद के खिलाफ सिंधु जल संधि पर सख्ती जारी रखनी चाहिए। 77% लोगों ने कहा हां यह पूरी तरह से ठीक किया है, सही किया है सरकार ने। 13% लोगों ने कहा ऐसा करना नहीं चाहिए, मानवता की बात यहां पर निकल कर आ गई। 10% लोगों ने कहा सीमित समय तक ऐसा होना चाहिए जब तक एक संकेत चला जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संधि क्या है। दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव बना हुआ है। मेजर जनरल राजन कोचर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद तेजावत विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगी, और सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद होंगे। तमाम सारी बातों के बीच सबसे पहले मैं सुशील सिंघल साहब के पास चलूंगा क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है सिंधु जल संधि। सिंघल साहब थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भी कहा कि भाई दोनों चीजें एक साथ नहीं बह सकती, कि खून भी बहेगा और पानी भी बहेगा। उधर जरदारी साहब का, बिलावल साहब का बयान आया, वो इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि या तो इस नदी में पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। हालांकि वो इतने दिनों से पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन वस्तु स्थिति जो है उस वस्तु स्थिति को देखते हुए, वहां के परिस्थितियों को देखते हुए, सिंधु नदी पर जो उसके पानी पर जो टकराव हो रहा है, यह टकराव कहां तक लेकर जाएगा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि सिंधु नदी का जो मसला चल रहा है पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने अभी आंकड़ों से भी बताया कि पाकिस्तान का करीब 80% एग्रीकल्चर जो है ये सिंधु नदी के पानी के ऊपर निर्भर करता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत ने पानी नहीं रोका है जाने से, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो उसको स्टोर करना कंप्लीटली मुश्किल, संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हुई है वो ये है कि भारत पहले ये आंकड़े शेयर करता था कि भाई कितना पानी कब छोड़ा जाए, और अब जो है भारत को, इनको इंफॉर्मेशन कोई नहीं आती है। तो जो इनका कैनाल का नेटवर्क है उसमें जो इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलता था वो अब वो सब लड़खड़ा गया। दूसरा वहां पे क्या है कि उन्होंने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई है, क्योंकि पहले भी क्योंकि पानी इतना ज्यादा आता था तो उसकी किसी तरह किसी ने तवज्जो नहीं दी कि हम वहां पर स्टोरेज कैपेसिटी बनानी चाहिए। तो पानी बहुत वेस्ट होता था, समुद्र में चला जाता। और अब उनकी उसकी जो है उनको आवश्यकता उसकी महसूस हो रही है। और जहां तक
भारत का सवाल है। भारत ये 1960 की एग्रीमेंट है जो कि इस बात पर बिना पे बनाया गया था कि किया गया था क्योंकि उस वक्त भी हमें सबको मालूम था कि भारत ने बहुत नुकसान के साथ में इसको किया है, लेकिन आइडिया वो विचार उस समय ये था कि जो है चलिए तो आपस में आप बैठ करके इस तरीके से करके आपस में हमारे संबंध मधुर बने रहेंगे और जो मैं परेशानी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है वो उसके बारे में ज्यादा बात करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सभी को मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। और भारत ने, और दूसरा क्या है कि भारत बहुत समय से डिमांड भी कर रहा था कि हमें इसको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि जो जिस बेसिस पर ये संधि की गई थी कि क्लाइमेट चेंज हो गए हैं, पानी की कमी हो रही है, तो उसको हमें रिव्यू करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी उसको तैयार नहीं था बात करने के लिए। और जो भारत का जो हिस्सा था पानी का, लेजिटिमेट हिस्सा था, उसको भी वो देने को तैयार नहीं होते थे। वो क्लेम करते थे कि आप अगर रिजर्वायर बना रहे हैं तो हमसे परमिशन लीजिए, जबकि वो पानी की पूरा का पूरा पानी हमारे ऊपर आना था। लेकिन उसके बावजूद वो कंडीशन लगाते थे, नहीं हम जो है वर्ल्ड बैंक में चले जाएंगे, आर्बिट्रेशन होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत शुरू काफी समय से मेरे ख्याल से 70s से ही इस पर ये बराबर झगड़ा चलता रहा है। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट नहीं होने दिए, और अब जा 2025 में भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जब पहलगाम की घटना हुई, जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, कि भारत ने कहा कि भाई हम जो है इसको जो है सस्पेंड कर रहे हैं, अबेयंस में रख रहे हैं। और जब तक आप ये टेररिज्म की आपकी जो पॉलिसी है, जो स्टेट पॉलिसी, आप उसको नहीं रोकते, उसको बदलाव नहीं करते हैं, हम आपके साथ में बातचीत नहीं करेंगे ये ट्रीटी के बारे में। तो भारत ने अभी तक इसको खत्म नहीं किया है, इसको केवल अबेयंस में रखा है, पहली बात। दूसरा बड़ी बात क्या है कि जो है पाकिस्तान अब कोशिश क्या कर रहा है, इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कि उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस भी की है वहां पर। और उनका आइडिया क्या है कि जो है भारत को दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है रेस्पॉन्सिबल अपर जो है रेपेरियन स्टेट नहीं है, और ये बड़े रेस्पॉन्सिबली काम करते हैं। और दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि पानी का जो ये इशू है वो टेररिज्म से अलग है। जो टेररिज्म केवल पानी के बारे में बात करना चाहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, उसको बिल्कुल अलग नहीं, अलग करना की कोशिश करी जा रही है। अब उसमें वो सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मंत्री कह रहे हैं हम नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाएं, वर्ल्ड बैंक में जाएं। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई हम तो केवल एक मीडिएटर वो थे, हम एक मीडियम थे, हम तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इस सब में जो पाकिस्तान की कोशिश जो है वो बराबर ये है कि भारत को थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमजोरी, जो अपनी गलतियां हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत के ऊपर डालने की कोशिश। जी जी। थैंक यू। आरजू आरजू काजमी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं। आरजू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि मेरी जानकारी में आ रहा है कि वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रहा है सिंधु जल पर, तमाम एक्सपर्ट को बुला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट को बुला रहा है, लीगल एक्सपर्ट को बुला रहा है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब कितना अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। अब पानी का नेचर तो बहना है, अब ये गलती ना तो पानी की है ना नदियों की है कि वो पहाड़ों में होती हुई अगर पाकिस्तान की तरफ बहती है, और इस बार मुझे लगता है बारिश बहुत कम हुई है, तो जो पानी है वो पहले अपने हिस्से का पानी भारत इस्तेमाल कर रहा है, जब जरूरत नहीं होगी तो वो छोड़ देगा। और कहा भी है कि साहब ऐसा नहीं है कि आपका पानी हमने रोका है, छोड़ देंगे, एक बार हम अपनी कमी तो पूरी कर लें। देखिए, ये वाटर शॉर्टेज के ऊपर काफी साल से लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, और मेरे ख्याल है 4-5 साल पहले से मैं भी बात कर रही हूँ, और उस वक्त मजाक ही बनाया जाता था कि पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं ये लोग। और हम लोग कहते थे कि जो अगली जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी भारत से। लेकिन उस वक्त जो है ना किसी ने सोचा ना समझा, और सब जो है इस वक्त उस चीज के ऊपर काम नहीं किया गया। बिल्कुल, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो। आकर ये अनाउंस जरूर करते हैं कि ये डैम्स बनाएंगे और ये सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते कि भारत पानी रोक लेगा या भारत पानी इधर नहीं आने देगा। इसलिए कि हमने जब अपनी तैयारी खुद ही नहीं की, जब हमने अपने ना डैम्स बनाए हैं ना कुछ किया है। इमरान खान भी कहते थे कि बनाऊंगा, नवाज शरीफ हो, जो गवर्नमेंट भी आई, चाहे वो मिलिट्री की हो
चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, कभी इस चीज पर काम किया ही नहीं गया। तो अब इनके पास कोई और रास्ता रह नहीं गया है। जाहिर है पब्लिक को यहाँ पर ये किस तरह से सेटिस्फाई करें कि ये आते हैं और सिर्फ अपने ही ऊपर काम करते हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो मिलिट्री की हो या मिलिट्री की लाई हुई हो, ये सिर्फ अपनी ही इकोनॉमी पे काम करते हैं। पर्सनल जो भी इनको बेनिफिट होता है उसकी उसी के ऊपर लगे रहते हैं और आम पब्लिक का कोई नहीं सोचता। तो अब जब यहाँ तक पहुंच गए तो जाहिर है 2-4 साल भी निकल ही जाएंगे और उसके साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं कि वाटर शॉर्टेज बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सिवाय स्टेटमेंट देने के इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो भी यही कहेंगे कि जी हम यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे। इसी तरीके से मुसद्दिक मलिक साहब की आज स्टेटमेंट जो है वो भी इसी तरह। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली यहाँ रहती हो। जी। तो अगर वाटर शॉर्टेज होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर किसी किस्म का भी कोई इशू हुआ तो वो आम पब्लिक को होगा। ये जितने बैठ के आपको स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं ना, इनमें से ना किसी ने यहाँ रहना है और ना ही किसी की फैमिली यहाँ रहती है। लेकिन कभी भी सही पॉलिसी नहीं बनाई गई। हर वक्त हम लोग कह कह के थक गए कि भाई दोनों तरफ हमारा अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई करके रखी है, भारत के साथ भी टेंशन बनी हुई है। तो भाई पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक करें ताकि इन इशू से निकला जा सके। बातचीत और डायलॉग के जरिए इस चीज को हल किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी इस तरफ जाने को तैयार है। ये बड़ा संकेत आरजू जिस बात का जिक्र कर रही हैं राजन जी, क्योंकि वहां पर जब पानी था तो भारत ने तो वहां पर बहुत सारे डैम भी बना लिए और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा लिए। भारत उससे बिजली का उत्पादन भी कर रहा है। हालांकि उस समय भी पाकिस्तान की आपत्ति थी, इसको लेकर बहुत सारी शिकवे शिकायतें हुई, लेकिन पाकिस्तान कर लेता। आरजू जिस तरह से जिक्र कर रही हैं पाकिस्तान भी कर लेता, वो करने की बजाय पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि साहब हम हाथ काट लेंगे जो पानी को रोकेगा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम जंग कर देंगे, हम हमला कर देंगे भारत के ऊपर अगर पानी रोका तो। ये सिर्फ दिखाने के लिए है या वाकई जिस बात का जिक्र कर रही हैं आरजू कि अगली लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच या अगला तनाव भारत पाकिस्तान के बीच, ये जो सिंधु नदी है, ये जल संधि है, इसका पानी ही होगा। अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी देखिए मनोज जी, जो आरजू जी ने बोला उसमें काफी सच्चाई है। और खास तौर पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है पाकिस्तान ने अपने लिए जनरेट नहीं की। इनके दो ही एक्चुअली डैम्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं। एक तो तरबेला है जो इनका इसको इंडस के ऊपर है, और एक मंगला है जो इनका झेलम के ऊपर है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि एक कनाल नेटवर्क बनाया, बिकॉज खास तौर पे आप देखते हैं कि ये जो नदियां हैं ये पंजाब और सिंध को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे, इंडस बेसिन एक इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान का जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। 60,000 किलोमीटर इसकी कनाल का नेटवर्क है। अब क्या होता है यहाँ पर, पंजाब और सिंध के बीच में लड़ाई है आज की डेट में। इसलिए अब ये देख रहे हैं कि ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। इल्जाम भारत पे लग रहा है कि भारत से पानी आ रहा है इसलिए हम सिंध को पानी नहीं दे पा रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इनका एक करबला चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट था, और ये अगर आपको याद होगा 1 साल पहले की बात है, 1 या 1.5 साल पहले की बात है, सिंध में काफी प्रोटेस्ट हुआ था चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर। और प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था, जो सिंध का रिक्वायरमेंट है पानी की, बिकॉज सिंध जो है वो डाउनस्ट्रीम है और जो पंजाब है वो अपस्ट्रीम है। तो जैसे आपका पानी अपस्ट्रीम आता है, पंजाब इस्तेमाल करता है और फिर वो उसको सिंध को भेजता है, तो सिंध को पहले कम पानी मिल रहा था। दूसरा, इन लोगों ने क्या किया कि पंजाब में और कैनाल्स बनाने शुरू कर दी। इसका मतलब कि पानी अभी और आपका डाइवर्ट होगा, और ये चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट यही है। बिकॉज यहाँ पे जो 1991 में एक वाटर अप्रोप्रिएशन अकॉर्ड हुआ था दोनों स्टेट्स के बीच में, अब सिंध को वो पानी नहीं मिल रहा आज की डेट में। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमको भी इसको भारत में भी आती हैं और पाकिस्तान से भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये बता रही है कि सिंध में प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज अभी गर्मियों का मौसम है, आप जानते हैं,
और एक क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि और ये इस बार मॉनसून का जो भी फोरकास्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट भारत में भी होने वाला है। और अगर इसका इम्पैक्ट होगा तो आपकी नदियों में कम पानी बहेगा, और आपकी नदियों में कम पानी आएगा तो उसको पंजाब अपना शेयर रख लेगा, और पंजाब अपना शेयर रखने के बाद बचा कुछ आपको सिंध को दे देगा। अब सिंध में बगावत आपकी शुरू हो जाएगी, और ये इसीलिए पाकिस्तान एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, और उसका नैरेटिव ये है, इसको सिंध वालों को बता रहे हैं कि देखो भाई, हम नहीं रोक रहे पानी आपका, और हम कम नहीं कर रहे, पंजाब को नहीं दे रहे हम पानी आपको, ये तो भारत से नहीं आ रहा पानी, और भारत से नहीं आ रहा इसलिए हम आपको नहीं दे पा रहे। एक्चुअली वजह ये है, देखिए हम लोग हम गहराई में नहीं जाते एक प्रॉब्लम की, और जो पाकिस्तान के अंदर आज जो प्रॉब्लम है, और ये इंटरनेशनल मीडिया में इसको क्यों लेके आ रहे हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा 80% वाटर पाकिस्तान को कैसे मिल सकता है। सबसे पहले तो ये इंडस वाटर ट्रीटी आपकी गलत बनी है, बिकॉज 80-20 शेयर मैंने कहीं नहीं देखा, और जो आप साइज देखो इंडिया का और पाकिस्तान का साइज देखो, और 20-80 साइज है और 80-20 आपको पानी मिल रहा है, क्या ये जायज है? एंड बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुद्दा, और ये इंडस वाटर कमीशन एक्चुअली बना था, और कमिश्नर्स अपॉइंटेड हुए थे दोनों साइड से, और हर एक साल मीटिंग होती थी, और एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड, अगर आप इसकी मिनट्स भी पढ़ेंगे, भारत 8-10 साल से पाकिस्तान को बोल रहा है वी वांट अमेंडमेंट टू द वाटर शेयरिंग फॉर्मूला, बिकॉज आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमारा डेमोग्राफी चेंज हो गया है, इसको रिवर्स का फ्लो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, पानी की कमी हो रही है, और हमको अपना शेयर चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत जायज डिमांड है, और अगर आप इसको कमीशन में भी ले जाएंगे, और इसको अगर आप लीगली भी लेके, तो इंडिया के पास डाटा है जिससे इंडिया इसको जस्टिफाई कर पाएगा कि इंडिया की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, और अब पाकिस्तान जाया कर रहा था पानी, और इसको मैंने आपको बताया 2 ही डैम्स है उनके पास, तो ये एक कनाल सिस्टम बना रखा है कि जो पानी आता है हम उसको इस्तेमाल करेंगे पर स्टोर नहीं कर सकते, और इसीलिए सिंध में ये प्रॉब्लम आ रही है। और सिंध की प्रॉब्लम की जो ये जड़ है, ये जो अभी हम इसको सुनने में आ रहे हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जरूरत नहीं कुछ काटने की भी, बट ये एक वो जो इस तरीके से इनके मिनिस्टर लोग बात करते हैं, वो ये लहजे में बात करते हैं। तो मैं इसको कंक्लूड अपना जो अपनी आर्गुमेंट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे मैं सबको बताना चाहता हूँ एक ईमानदारी से, भारत ने इनका पानी नहीं रोका हुआ है, और अगर पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं उनको एक तो समझना चाहिए ये एक चाल है उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज सिंध में प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा राजन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि एक एक्सपर्ट है वो, मैं उनसे इस बात का जिक्र कर रहा था, उनका ये कहना था कि हाल ही में जो मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ है, उस तनाव में जो भी शांति वार्ता हुई है, सो कॉल्ड पाकिस्तान की भूमिका रही है, पाकिस्तान अपने आप को एक शांति दूत के तौर पर स्थापित करना चाहता, और ऐसे में जो सिंधु जल संधि है, उस सिंधु जल संधि को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना चाहता है, और वो अपने आप को विक्टिम के कार्ड की तरह खेल रहा है, जिससे तमाम ऐसे देश उसके प्रति सिंपैथी दिखा सके अरविंद जी, और ये कह सके कि नहीं पाकिस्तान के साथ अन्याय हो रहा है और भारत बहुत अन्याय हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, और मौके को देखते हुए वो कोई चोट भी कर सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जाए कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो विक्टिम था, दादागिरी भारत कर रहा था? मनोज साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही हो रहा है, पर बात यह है कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है जैसा कि आज से 3 या 4 डिकेड पहले था। न तो यूनाइटेड स्टेट उस हालत में है कि भारत को किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर सके, चाहे वो कोई सा भी प्रेशर इक्विपमेंट वो काम में ले लें, और न चाइना इस स्थिति में है। चाइना अभी जो मैक्सिमम कर रहा है वो ये कि भारत की तरफ से सिंधु जो जल प्रणाली है उस पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गए हैं, जो बहुत ज्यादा तो हम उसको
प्रचारित नहीं कर रहे हैं ना सरकार करना चाहती है, उसका हालांकि पॉलिटिकल फायदा है, बावजूद उसके सरकार नहीं कर रही है। पर जो सैटेलाइट इमेज है उसमें साफ साफ लग रहा है कि भारत इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम कर रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो डैम वगैरह वहां बनाए गए थे, जो चाइना की हेल्प से जो पीओजेके में बने थे, उनमें बहुत सारे कुछ गड़बड़ियां भी पाई गई है और उसकी वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो दरअसल उन्होंने ये बात है एक अंग्रेजी चैनल पर जब मैं था तो वहां के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। हालांकि जब ये बात कहते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स इसको डिनाई करते हैं, यह बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी यह है कि भारत अगर वो पानी रोकता है तो पाकिस्तान बहुत कुछ करने की हालत में नहीं है, पर वह जो बयानात आते हैं, जो तीखे बयानात आते हैं, इसकी वजह दरअसल यह है कि वहां की जनता को वो एश्योर कर रहे हैं कि देखिए हम कुछ कर रहे हैं और भारत को हम वह नहीं करने देंगे। भारत का साफ मानना है, क्योंकि खासकर लद्दाख जो एरिया है वहां पे पानी की भयानक कमी है और वो क्योंकि इलाका वहां है, वहां डेवलपमेंट की भी काफी जरूरत है और जो रिसोर्सेज हैं पानी वगैरह, अगर हम उसका अगर वो इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरीके से अगर वो रीजन डेवलप हो पाता है तो ये भारत के लिए भी काफी जरूरी है और भारत में भी पानी की भयानक जरूरत है। तब जबकि खासकर पहलगाम जैसे अटैक के द्वारा भारत के टूरिज्म को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में भारत का ये स्वाभाविक जवाब है कि अगर आप हमारे यहाँ टूरिज्म बर्बाद कर रहे हैं, आप हमारा ध्यान, आप हमारी सिक्योरिटी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका स्वाभाविक जो नतीजा हो सकता था वो सिंधु जल संधि पे पुनर्विचार ही होगा। और खासकर जो आपने बताया है कि जो वर्ल्ड बैंक की जो है उसने साफ कर दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद में जब पाकिस्तान गया था तो वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा था कि वर्ल्ड बैंक कोई गारंटर नहीं है, वो खाली एक मीडिएटर है। कोचर साहब ने अभी जिसका जिक्र किया, तो ऐसे में कहीं से पाकिस्तान को कोई सहायता मिलेगी, पर घरेलू राजनीति में ऐसे तीखे बयानों से पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाया जा सकेगा। और ये वाकई पाकिस्तान के लिए, अगर भारत जिस गति से कंस्ट्रक्शन वगैरह वो उसमें गति लाता है तो पाकिस्तान के लिए ये हालत खराब करने वाली चीजें होंगी। ये बात आपकी सही है, जो मैं बता रहा हूं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को जरूरत है, खासकर जब तक ईरान का मसला हल नहीं हो जाता है, जब तक भारत प्रो अमेरिका रहेगा तब तक चीन पाकिस्तान को मदद करता रहेगा। तो यह भी बात है, और रूस की तरफ से भारत को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाए या सपोर्ट मिल भी जाए तो उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ हो जाए, अभी ये नहीं है। तो अभी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जरूर पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेगा, पर इसका कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत अभी इतना कमजोर देश नहीं है कि उसको किसी चीज के लिए झुकाया जा सके। मनोज साहब, भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है कि उसको किसी भी चीज़ के लिए झुकाया जा सके। सुशील सिंघल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, यहाँ पर कूटनीति की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में अगर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि भाई विदेश मंत्री बेहतर तरीके से विदेशी मामलों को हैंडल नहीं कर पाए। मिडिल ईस्ट की स्थिति हो या फिर अमेरिका की स्थिति हो, उस तरीके से हैंडल नहीं हो पाया। हाल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जो अमेरिका भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था वो भी भारत के खिलाफ बीच में तल्खियां व्यक्त कर देता है। मिडिल ईस्ट से भी कुछ इसी तरह के संकेत निकल कर आ जाते हैं। पाकिस्तान के साथ जो स्थिति है वो तो सभी को पता है, लेकिन चाइना खेल खेल रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर खेल खेल रहा है, वो बांग्लादेश में भी खेल खेलता है, वो नेपाल में भी खेल खेल रहा है। और क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में भारत जिस तरह से एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, भारत तरक्की के पथ पर चल रहा है, भारत के कई देश अनुसरण कर रहे हैं, उसमें तमाम जो महाशक्तियां मिलकर उनकी आंखों की किरकिरी भारत बन गया है और उनके विचार, उनके मन में ये भाव हो कि क्यों ना कुछ परेशान किया जाए, टांग खींची जाए, जो तरक्की हो रही है उसको रोका जाए, कुछ ऐसा प्लान कर लेते हैं। नहीं मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत जिस गति से डेवलप हो रहा है और जैसे 2047 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि भाई तब तक हम विकसित भारत बन जाए, तो अगर भारत इसी स्पीड से, अगर इसी गति से बढ़ता रहा
तो दूसरे देशों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। और वो महसूस भी हो रहा है कि पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से भारत असर्टिव हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो या और दूसरे पड़ोसी मुल्कों का मामला हो, तो उससे उन देशों को परेशानी तो हो ही रही है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो प्रगति हो रही है उसमें किस तरह से रुकावटें पैदा की जाए, ताकि भारत जो है कमजोर देश रहे। आर्थिक रूप से अगर कमजोर रहेगा तो लिटरली भी नेचुरली कमजोर होगा, क्योंकि हम इतना स्पेंड नहीं कर पाएंगे और उनके सामने हम खड़े नहीं हो पाए। तो ये सब बातों में जो है क्या की कोशिश जो कुछ देशों की ये रहेगी, और उसका हमें मेरे ख्याल भारत सरकार पूरी तरह से उसके बारे में अवगत है। और ये जो आपने अभी समस्याएं बताई, ये तो नेचुरल है कि जब से भी हम जिस तरह से हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं और उसको हम फॉलो भी करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं हम, और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, तो उससे जो कोई भी देश हो वो खुश नहीं रहेगा। क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो यूनिपोलर वर्ल्ड रहे या खाली 2-3 देश ही मिलकर के सारी दुनिया को चलाएं, जैसा कि वो पहले कोल्ड वॉर के एरा में होता था। तो वो भारत नहीं चाह रहा है, और ना ही, और काफी हद तक भारत में कामयाब भी है, क्योंकि हम ऑप्शंस दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की जिस तरह से हम वॉइस बन करके आ रहे हैं, उस तरह उससे लोगों को, बहुत सारे देशों को उससे परेशानी है, क्योंकि वो भी लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहे थे। जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी लीडरशिप ले रहे थे, और वो पूरी तरह एक्सपोज भी हो गए कि जिस तरह से उनको डेट ट्रैप में उनको फंसा, और उनके जो असेट्स थी उनको लिया गया। और भारत ने कुछ देशों की मदद भी की है उससे बचाने के लिए, उनके आर्थिक रूप से मदद की है, उनको जो पेमेंट्स है उसमें हमने मदद की है। तो उससे उन देशों की जो पॉलिसीज थी, जो उनके उद्देश्य थे, वो पूरे होने में उनको परेशानी हो रही है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से घेरने की कोशिश करी जा रही है भारत को, कि भारत जो है, जो कोशिश अपना डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, विकसित भारत बनना चाहता है, उसमें वो कितनी ज्यादा से ज्यादा समस्या कर सके। अब जैसे रेयर अर्थ का ही मामला है, उसमें आप देखिए किस तरह से वो कुछ देश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है अवेलेबिलिटी उसकी रोकती है, ताकि जो है लाइसेंसिंग की जा रही है, और किस तरह के कानून वो वहां बनाए जा रहे हैं ताकि जो है टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट ना हो। जो कंपनीज शिफ्ट कर रही हैं अपने प्रोडक्शन बेस को वहां से, तो उस पर वो रोक लगाए। तो ये नेचुरल फिनोमिना है, और भारत, मेरे ख्याल से भारत सरकार इसकी पूरी तरह से अवगत है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी होती है कि जब कोई देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरे देश उनको पीछा करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें, आई थिंक, पूरी तरह से मेरे ख्याल तैयार रहना पड़ेगा, और तैयार भी है, क्योंकि उसका जवाब भी बराबर दिया जा रहा है। हम प्लान बी, प्लान सी बना करके रखते हैं। जी जी, आरजू मेरे साथ मौजूद है। आरजू, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें इंटरनेशनल इंसल्ट कहें या अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कहें, वो पाकिस्तान की हुई थी। अब जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ चाइना का साथ मिला है, बांग्लादेश में पाकिस्तान गलबैयां कर रहा है, तमाम सारी प्लानिंग कर रहा है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त की जो सियासत है, वो सियासत के जो प्रमुख किरदार हैं, वो वहां की लोगों के आलोचना के शिकार हैं, लोग उनसे उतना खुश नहीं हैं? तो कोई ऐसा मुद्दा ढूंढा जा रहा है भारत से तलखी पैदा करने के लिए, या फिर लड़ने के लिए, जो कि जनता से जुड़ा हुआ हो, जिसमें यह लगे कि साहब देखिए सरकार ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया? आपको लगता है कि पानी के मुद्दे पर, सिंधु जल के मुद्दे पर पाकिस्तान भारत के साथ कुछ टकराव करना चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान की कोई इंसल्ट या बेइज्जती नहीं हुई थी। जी। पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब देना चाहिए था उस वक्त वही किया था। चाहे पाकिस्तान की स्टेट हो या गवर्नमेंट, अगर लोग उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए अगर पब्लिक के लिए काम नहीं किया जाता। लेकिन अगर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई इंसल्ट हुई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की क्लैशेस नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर उसी का जिक्र मुसलसल किया जाता रहेगा और ये समझा जाएगा कि अब पब्लिक ना तो कोई हेल्थ सेक्टर में कुछ मांगेगी, ना ही जॉब्स मांगेगी, या बाकी जो प्रॉब्लम्स हर कंट्री में होती हैं जो पाकिस्तान में शायद कुछ ज़्यादा हैं, उसके बारे में बात नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। और अब पब्लिक बात कर रही है। बीच में फिर हमने ईरान और
अमेरिका के साथ जो पीस डील करवाई जा रही थी या पीस टॉक हो रही थी, उसके उस वक्त भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने की कोशिश की कि आम पब्लिक जो पाकिस्तान की है उनको जो डिमांड्स हैं उनकी, उससे बचा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे यहाँ चाहे वो आज़ाद कश्मीर या पीओके हो, चाहे अफगान बॉर्डर हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हर तरफ इस वक्त गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। और मुझे लगता है कि इनको उन चैलेंजेस को देखना चाहिए और उन लोगों की डिमांड्स को सुनकर उनकी डिमांड्स को मानना भी चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और सिर्फ ये कहकर कि भारत हमारा पानी बंद कर रहा है या भारत हम पे अटैक कर रहा है, ऐसा ऐसा कह के अब ये निकल नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक अब काफ़ी स्मार्ट हो गई है और इंटरनेट का ज़माना है, वो हर खबर पढ़ भी लेते हैं और अपने आप को अपडेट भी कर लेते हैं। ये बात यहाँ पर है। राजन साहब मेरे साथ मौजूद है। राजन साहब, क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में कुछ रणनीति बन रही है? बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत करीब आ रहे हैं, दोनों के सियासतदान बहुत करीब आ रहे हैं। आज चाइना जिस तरीके से दोनों को हथियार का सपोर्ट कर रहा है, हाल ही में बांग्लादेश के साथ उसकी फाइटर जेट की डील हो रही है, पाकिस्तान के साथ डील हो रही है, क्या ये मिलकर, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि अभी पहले भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष कर रहा था, अब वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी संघर्ष करे और वो कंधे पर बंदूक रखकर मजा करे, क्या आपको लगता है कि भारत के सामने कुछ चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं? पाकिस्तान पहले था, बांग्लादेश अब हो गया और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि चाइना है। देखिए मनोज जी, ये आपकी असेसमेंट है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। और इसके ऊपर मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हैं। और ये एक पूरा इसका एनालिसिस किया गया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में चाइना अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। आपका तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की आपके आज मॉर्निंग की अगर आप रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें एक सुर्खी है इसके ऊपर कि चाइना एक बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में घुस गया है। और उसको नाम, और चाइना ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि अगर हमारे जो बांग्लादेश में हमारे काम अगर चल रहे हैं तो वो एक थर्ड पार्टी को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक इंडिकेशन है भारत के लिए, बिकॉज भारत इज द थर्ड पार्टी। तो इसको मैं ये मानता हूं कि ये भारत को कमजोर करने के लिए और भारत की थ्रेट परसेप्शंस को बढ़ाने के लिए भारत की फौज की अटेंशन इसको बांटने के लिए, द सेंस कि हमारी फौज की डिप्लॉयमेंट्स भी देख लिए इसको बदली हो गई हैं। जब से 1-1.5 साल में बांग्लादेश में तनाव आया है, 5 नए हमारे मिलिट्री कंटोनमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में बने हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो है इसकी रीओरिएंटेशन हमारी फौज की हो चुकी है। और फौज तो आपकी उतनी ही, आपकी फौज तो बड़ी नहीं है, तो आपकी इस फौज में अब आपको ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी। और इस पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है और बांग्लादेश में। अब देखिए, पाकिस्तान भी अपना आईएसआई का नेटवर्क इसको बांग्लादेश में अभी और अपना जो टेररिज्म का नेटवर्क अपना बांग्लादेश में पैदा कर रहा है, या उसको पहले भी था। अगर आप देखें कि बीएनपी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम भी पाकिस्तान के नेटवर्क्स थे और टेररिस्ट कैंप्स थे बांग्लादेश में। तो ये बात तो बिल्कुल एक सही असेसमेंट है और इसको भारत भी इसके ऊपर जो अपना जो तैयारी कर रहा है। और जहां पे आरजू जी ने एक सिंदूर का जो इसको जिक्र किया, मैं इस पर थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा। और मेरा इसको कमेंट ये है कि 4 दिन की लड़ाई में आरजू जी, इन 4 days वॉर यू कैनॉट आप एक डिसाइसिव तरीके से जो आप उसमें पहुंच नहीं सकते, बिकॉज 4 दिन की लड़ाई में आप हार्डली कुछ हासिल कर पाएंगे। बट जो ये 4 दिन में भारत ने हासिल किया, मैं आपको इसको बताना चाहता हूं। 9 टेररिस्ट कैंप्स ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द थर्ड डे 11 एयर बेसिस, जिसमें आपकी कैजुअलिटीज बहुत हुई है, इन द सेंस के आपका एयरबेस रिपेयर हो जाएगा, हमने आपके रनवेज और हैंगर्स को और आपके रडार जो आपके एयरबेसेस में होते हैं उनको हमने नष्ट किया। आपके एयर डिफेंस के आपके HQ-9 HQ-16 आपके जहाँ पे लगे हुए थे, आप हमारे जो हमारी मिसाइल्स को नहीं रोक पाए, हमारी मिसाइल्स टारगेट तक गई। और ये आप 4 दिन में ही आपने देखा। और इसको मैं मानता हूँ, एंड आई वॉज क्रिटिकल, मैं एज अ फौजी मैं बहुत क्रिटिकल हूं कि हमने लड़ाई 4 दिन में रोक दी। बट आई थिंक इन नेशनल इंटरेस्ट
एंड आई थिंक वर्ल्ड इंटरेस्ट प्रेशर था हर एक जगह कुछ से। कहना तो नहीं चाहेंगे आरजू जी? तो आई डोंट नो। नहीं देखें, आई डोंट लाइक के मेरी कंट्री को कोई ये कहे कि मेरी कंट्री की इंसल्ट हुई है। नहीं, अगर हम किसी मैं चीज में नहीं पीछे हुए हैं या कोई, तो सर उन आरजू जी, लोगों मैं की आपको हुई है जो इंसल्ट जो नहीं बोल कंट्री रहा हूँ। चला रहे आई हैं। एम नॉट यूजिंग द वर्ड इंसल्ट एट ऑल। नो, आई एम नहीं नॉट सर, यूजिंग मैं एंकर जो है उन्होंने वर्ड यूज किया था, इसलिए जो मुल्क दैट। को चला रहे हैं या जो कब्जा करके बैठे हैं या जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कंट्री को नहीं। कंट्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो नहीं, ये लोग जिस मैं तरीके इसलिए से इस बात चलते का हैं। कर रहा था कि इतनी सारी कैजुअलिटी के बाद भी आपने उनको फील्ड मार्शल कर दिया। हालांकि क्रिटिसाइज के तौर पर उन्हें फील्ड मार्शल भी कहा जाता है, लेकिन आप नहीं, मतलब वो तो ऐसा क्या वो तो हासिल सर, कर लिया? देखिए सर, वो तो पाकिस्तान में भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे कैसे फील्ड मार्शल बन गए, इसलिए कि फील्ड पे तो कोई लड़ाई इसी हुई बात नहीं का है। तो जिक्र कर रहा हूं। तो ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मतलब ये आप है खुद कि भी यहाँ पर इंटरनेट पावर नहीं बेइज्जती है। कर रहे यहाँ हैं। पे सर, ये यहाँ पे आपको पता है कि मुल्क कौन चलाता है, कौन पावरफुल है, तो सही इनको बात। तो जो मर्जी मैं आपकी अपने मजबूरी आप को को समझ बना रहा हूं। लें। जी। आपकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूं, इसलिए मुस्कुराहट से ही काम चला लिया जाए और उसी मुस्कुराहट में संकेतों को ढूंढ लिया जाए। अरविंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, पानी बहुत भावनात्मक मुद्दा है और यह भी साफ है कि भारत ने पानी बंद नहीं किया है। ये कोई नल नहीं है कि आप उसकी टूटी को टाइट कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा, बोले आज से हमने कह दिया पानी बंद है। भारत अपनी ज़रूरतों के हिस्से का पानी ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ज़्यादा पानी छोड़ो क्योंकि थोड़ा पानी की कमी है। भारत ने कहा कि नहीं भाई, हम अपने हिस्से का इस्तेमाल कर लें, पहले हम अपना कर लें, उसके बाद छोड़ देंगे। मना तो कर नहीं रहे हैं, हम छोड़ेंगे, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ेंगे। उस समय छोड़ेंगे जब मानसून आ जाएगा और नदियों का बहाव तेज आ जाएगा, और जब छोड़ेंगे तो पता नहीं बाकी के हिस्से का क्या होगा, आप समझते हैं। लेकिन पानी एक भावनात्मक मुद्दा है और इस भावनात्मक मुद्दे को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ठीक वैसे ही लेकर जाना चाहता है जैसे भारत आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर घेरता है। क्या हम कहें कि पाकिस्तान इसमें कुछ जवाब ढूंढ रहा है? पाकिस्तान इसमें कुछ अपना पीड़ितपन ढूंढ रहा है, जिसमें वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है कि देखिए साहब, पानी के मुद्दे पर, और वो हो सकता है कि उसमें तमाम मीडिया की रिपोर्ट भी लगा दे जिसमें इस बात का जिक्र हो कि साहब गला घुट कर मरेगा पाकिस्तान, प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। ये तमाम सारी रिपोर्ट भी लगा सकता है उसमें, जो भारत के मीडिया में भी चल रही है। मनोज साहब, बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा अभी, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय हालात है वो पाकिस्तान में के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह सच बात है, चाहे इंडियन मीडिया उसे क्रिटिसाइज करें या पाकिस्तान के रोल को कम करके आके या जो भी है, पर असली मुद्दा ये है। पहले मैं एक टिप्पणी के साथ मैं इस मुद्दे पे आना चाहूंगा कि आरजू जी की मैं जानता हूं, पाकिस्तान के जब लोगों से बात होती है तो जो वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या जो अति राष्ट्रवादी लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी कई बार जो टिप्पणियां होती है वो काफी संतुलित होती है। पर आरजू जी जैसी समझदार लेडी जब प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाती है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा पे बहुत पैसा खर्च किया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट तक को भी कन्विंस किया है कि आप एक बयान दें, जिसमें वो बयान बार बार पाकिस्तान में वो रिपीट किया जाता है। कोचर साहब की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा नहीं सुनी जाती है। मैं अचंभित रह गया जब अफ्रीका में एक किसी यूरोपियन डिप्लोमेट ने मुझे ये बताया कि भारत इतना मजबूत देश है, पाकिस्तान में ये सब क्या हो गया, सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आपसे ऊपर हावी कैसे रहा। और ये तब बात है जब भारत का S-400 जिस तरीके से उसने काम किया, भारत के राफाल ने जैसे काम किया और ब्रह्मोस मिसाइल ने जैसे काम किया, कहीं कोई दो राय नहीं है। जो रक्षा विशेषज्ञ जब विश्लेषण करते हैं, पाकिस्तान की हार साफ नजर आती है, पर आरजू जी जैसी इंटेलिजेंट लेडी जब ये कहती हैं तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वार कितना ताकतवर रहा होगा और उसमें कितने बड़े बड़े लोग शामिल रहे होंगे और कितना पाकिस्तान की आम आवाम का पैसा खर्च हुआ होगा। दूसरी बात यह कि भारत यहाँ पे कहीं कमजोर पड़ रहा है। कारण यह कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में, इतनी एम्बेसीज, इतने मिशन, इतने पूरे विदेशों में फैले हुए, भारत को डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने
क्या किया था अपने आप का जस्टिफिकेशन देने के लिए। तो यह सब है, कहीं ना कहीं इस चीज को अगर हम स्वीकार कर लें कि प्रोपेगेंडा वार में पाकिस्तान हुआ है, खाली आरजू जी नहीं, बहुत सारे संजीदा लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान, और इसका फायदा किसे हुआ। आज मुनीर जैसे लोगों को पूरा प्लान था, पहले उन्होंने पहलगाम किया, उससे पहले उनके जहरीले बयान आए, भले ही पाकिस्तान के लोग इसे स्वीकार ना करें कि पाकिस्तान की उसमें कोई भूमिका नहीं है, पर यह सच है कि पाकिस्तान की भूमिका है। बहुत सारे एविडेंस हैं ऐसे जो कि ये साबित करते हैं। और जब टॉप लीडरशिप की तरफ से ऐसे बयान आते हैं जहरीले कि भारत को हम दिखा देंगे, या वो कश्मीर हमारा झूमर है, और उसके बाद में आपका पहलगाम होता है, तो शक की नजर सीधी सीधी जाती है, और उसके बाद में उनको फायदा भी होता है। आज जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो काफी मजबूत हालात में है, और जब ये जहरीले बयान देते हैं कि खून बहेगा, तो फायदा किसको हो रहा है। एक और आरजू जी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान जिस देश की बात कर रही है, वो देश इन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि आप जब नेशनलिज्म की डेफिनेशन में जाएगी तो पाकिस्तान बनता है पाकिस्तान की आवाम से, और अगर पाकिस्तान की आवाम के फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर आप इन लोगों को प्रोटेक्ट कर भी लेगी, तो इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उस लीडरशिप को फायदा होने वाला है जो पूरी आवाम और को शायद एक वही कारण है अरविंद जी जी। कि उन्हीं के इर्द गिर्द एक भावनात्मक मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है, और वो मुद्दा है सिंधु जल संधि का, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंत्र पर ले जाना चाहते हैं, जिसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय जानकारों को पाकिस्तान में बुलाकर सेमिनार करना चाहते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान कोई नई रणनीतिक भूमिका तैयार कर रहा हो, जिसकी अभी कुछ तस्वीर सामने नहीं आई हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में सामने आ जाए। इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या अगला तनाव भारत पाकिस्तान के बीच ये पानी होगा, सिंधु जल संधि का पानी होगा, इंतजार करना होगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल रहे। फिलहाल तमाम बातों के साथ मुद्दे पर जो चर्चा हो रही थी उसमें इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।